वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट तो भर भर के करना। ये मत सोचना कि क्या कमेंट करना, बस कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है, हमें उसके बारे में बताया जाता है। ये कल्टीवेशन के लिए ग्रेट वे डायनेस्टी की 10 सेक्रेट प्लेस में से टॉप की प्लेस है, जिसका नाम सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट है। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है ये सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डेस्ट डिसाइपल और ग्रेट वे डायनेस्टी के 10 प्रिंसेस में से एक का सन सू चैंगसेंग है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल में ये मेरे कैरेक्टर नहीं है। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं उसके बारे में कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है मास्टर शू बहुत यंग है और फिर भी वह हाफ स्टेप नेंसेंट इंस्पेक्टर स्टेज को ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास जन्म से एक स्वॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन और एक अच्छा फादर है। इसकी अचीवमेंट सिर्फ इसके फॉर्चुनेट बर्थ के कारण है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आता है, वो चिल्लाते हुए सबसे बोलता है। फिर वो दूसरों से बोलता है क्या वो सोचता है कि वो सिर्फ इस वजह से जो चाहे वो कर सकता है। और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है उसका आज इतने आगे बढ़ने में एबल होने का रीजन ये है कि उसने मेरी स्टेप ट्रेडिंग ग्रास चुरा ली है। उसके जैसा कोई व्यक्ति जो दूसरों को बुली करता है और सेल्फ सेंटर्ड है हमारे सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में कल्टीवेशन करने के लिए अनवर्दी है। और वो बंदा ये कहते ही अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ से जंप कर देता है हमारे एमसी के ऊपर और कल्टीवेशन करते हुए हमारे एमसी के ऊपर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और वो कहता है आज मैं हेवन की ओर से जस्टिस की रक्षा करूंगा और हमारे क्लैन को क्लीन करूंगा। और वो कहता है मारो। हम देखते हैं जो हमारे एमसी के ऊपर ब्लू ओरा होता है वो धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर कुछ बंदे बात करते हैं उसके ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल मूवमेंट पर उसे इंटरप्ट कर दिया गया। कितना स्वीट प्रतिरोध है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है क्या वो डिमोनिक कल्टीवेशन में जा सकता है। हम देखते हैं हमारे एमसी की चारों ओर से रेड कलर का ओरा निकल रहा होता है। हमारे एमसी को इस तरह देखकर वहाँ पर बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ओ नो वो डिमोनिक कल्टीवेशन में जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चारों ओर रेड कलर का ओरा फैल चुका होता है। फिर हमें चैंगसेंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। वहाँ पर कोई बोलता है जल्दी कोई आओ, सीनियर ब्रदर ट्रबल में है। तभी हम देखते ही कोई हमारे एमसी को चेक कर रहा होता है। हम देखते वो बंदा हमारे एमसी को चेक करने के बाद बोलता है सू चैंगसेंग की स्वॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसकी कल्टीवेशन भी डिसअपीयर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये अब और कल्टीवेशन नहीं कर सकता। इसे प्रिंस के मेंशन में वापस ले जाओ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें सू चैंगसेंग के रूम जो कि सू कंट्री के प्रिंस के मेंशन में होता है उधर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा एमसी बिस्तर से उठता है और वो उठते से ही एक मिरर को उठाता है और उस मिरर में अपना फेस देखता है और देखते के साथ ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये फेमिलियर ये अनफेमिलियर फेस। और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं सच में दूसरे की बॉडी में आ गया हूँ। और फिर वो अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है ठीक है भले मैं दूसरे की बॉडी में आया हूँ लेकिन मैं इसी बंदे की बॉडी में क्यों आया। अब ये वाला हमारा एमसी है जो कि इसकी बॉडी में आया है। और हमारा एमसी बताता है सू चैंगसेंग के पास सिर्फ नोबल स्टेटस ही नहीं है बल्कि उसके पास आउटस्टैंडिंग कल्टीवेशन टैलेंट भी है। लेकिन एक अच्छी स्टार्टिंग के पॉइंट के साथ इसने कोई भी अच्छा पाथ नहीं चुना और इसने इविल काम करे। वो न सिर्फ दूसरों से फोर्सफुली चीजें लेता था, वो दूसरों को भी बुली करता था। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि वो सिर्फ कैनन फोडर कैरेक्टर है। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं एक गुड पर्सन था, मैं एक विलन के रूप में रिकार्नेट कैसे हो सकता हूँ। और फिर वो बोलता है इससे भी बुरी बात क्या है, इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है। इसकी डिमोनिक कल्टीवेशन में जाने की न्यूज सब जगह फैल गई होगी। मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। और वो अपने हाथ में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करता है और उसको देखकर खुश होते हुए बोलता है ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, अभी भी थोड़ी होप बची हुई है। फिर हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से गायब हो जाती है और वो बोलता है कोई होप नहीं है। इतनी जरा सी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज करने के कारण है हम देखते हैं कि हमारे एमसी की हालत खराब हो चुकी होती है। और वो कहता है मेरा स्वॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय हो चुका है और मेरी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट चली गई है। अगर एनिमीज मेरे डोर पर आकर नॉक करे तो क्या होगा, क्या मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उसके रूम का दरवाजा कोई लात मार के खोल देता है। ये देखकर हमारे एमसी बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि एनिमीज सच में भी मेरे डोर पर नॉक करने आ गए। हम देखते हैं वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की हमारे एमसी के रूम में आ रही होती है, लेकिन उसको देखकर लगता है कि वो बहुत गुस्से में है। ये देखकर हमारा एमसी घबराते हुए सोचता है इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जो ये पर्सन आया है वो फ्रेंडली नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को एकदम से कुछ याद आता है और उसको याद आता है कि ये लड़की
और उसको जो याद आता है उससे इसकी फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। और वो सोचता है ये तो मैं इसकी बॉडी पर प्लॉट 9 को देख सकता हूँ। हमें बताया जाता है ये गर्ल जब से छोटी थी तब से उसके झाओ क्लैन में एक चमकदार एक्सिस्टेंस थी। हमें उस लड़की के बचपन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसके हाथों में फायर होती है। वो बोलती है डैडी देखो मैं अब स्पिरिट फायर को कंट्रोल कर सकती हूँ। उसका फादर बोलता है ग्रेट, तुम सच में हमारे झाओ क्लैन में सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। और हमें आगे बताया जाता है क्लैन की इमेंसिव पावर के कारण उसके पास प्रिंस के मेंशन के टैलेंटेड सन से एंगेजमेंट करने की क्वालिफिकेशन थी। हम देखते हैं उसका फादर उससे बोल रहा होता है यूर, क्या तुम 10th प्रिंस के सन से मैरी करना चाहती हो? वो लड़की बोलती है मेरे पेरेंट्स की विशेष और मैच मेकर्स के वर्ड्स के अनुसार मैं तैयार हूँ। और हमें बताया जाता है लेकिन भाग्य हमेशा इच्छा अनुसार नहीं चलता है। एक सर्टेन कल्टीवेशन सेशन के दौरान इस गर्ल को सडनली एक एक्सीडेंट को इनकाउंटर करना पड़ा और इसने अपनी ओरिजिनल कल्टीवेशन खो दी। हम देखते हैं कि उस लड़की को देखकर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है हमारे झाओ क्लैन के नंबर 1 टैलेंट ने अपनी सारी स्पेशल एनर्जी कैसे खो दी? दूसरा बंदा ये सुनकर बोलता है नंबर 1 टैलेंट, मुझे लगता है ये नंबर 1 वेस्ट है। फिर हमें आगे बताया जाता है लड़की को पूरी तरह से क्रश करने वाली बात यह थी कि उसके फियांसी ने भी इंसल्ट से उसे इंजर करने का मौका नहीं छोड़ा और वो एंगेजमेंट को ब्रेक करने के लिए पर्सनली आया। हम देखते हैं हमारे एमसी के पुराने बॉडी ओनर ने ये एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंट उसके ऊपर फेंक दिया होता है। अब समझना वो क्यों आई है। और इतना ही नहीं, हमारे एमसी का पुराना बॉडी ओनर उससे बोलता है तुम सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट डिसाइपल होने के लिए वर्दी बिल्कुल भी नहीं हो। फिर हमें आगे बताया जाता है उस दिन के बाद से लड़की की कल्टीवेशन वापिस से रिकवर होने लगी। सो जब इसका फियांसी इंपीरियल कोर्ट वापिस आ गया तो वह उस स्कैम से रिवेंज लेने के लिए प्रिंस के मेंशन में घुस गई। अकेली होने के कारण उसे पीटा गया और प्रिंस के मेंशन से बाहर फेंक दिया गया। राख जैसे ठंडे दिल के साथ उसने एक क्लिफ से छलांग लगा दी। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों की वो रिंग चमकने लगती है। और हमें आगे बताया जाता है उस क्रिटिकल मोमेंट पर एक अननेम्ड एम्प्रेस अपीयर हुई और उसने उसकी पोजीशन को स्वैप करके उसे बचा लिया। उस एम्प्रेस के गाइडेंस के अंडर वो लड़की एक अनपैरेलल्ड पावर हाउस के रूप में ग्रो हुई और उसने अपने फियांसी को वह उपहार देने का दावा किया जो उसने मांगा था। लड़की का नाम है झाओ शिउ। हम देखते हैं हमारा एमसी कुत्तों के जैसे उसके सामने बैठा हुआ होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी मुस्कुराते हुए मन में सोच रहा होता है ये प्लॉट बहुत फेमिलियर फील हो रहा है। क्या ये ऑनलाइन नॉवल का कैनन फोडर नहीं है जिसे मेल लीड द्वारा थप्पड़ मार दिया गया हो? मैं इस टाइप की स्टोरी लाइन को नहीं समझ सकता, लेकिन उसको कुछ याद आता है और वो घबराते हुए सोचता है वेट अ मिनट, झाओ शिउ, ये नाम कुछ फेमिलियर लग रहा है। और वो अचानक से घबराते हुए बोलता है ओह नो, ये कैनन फोडर मैं हूँ। मुझे अब याद आया कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर ने सच में एंगेजमेंट ब्रेक कर दी क्योंकि झाओ शिउ ने उसकी कल्टीवेशन को खो दिया था। अब मैं इंपीरियल कोर्ट में वापस आ चुका हूँ तो ये मुझसे रिवेंज लेने आई है। तभी हम देखते हैं कि झाओ हमारे एमसी के गले पे शॉट रखते हुए बोलती है सू चेंग सेंग। हम देखते हैं हमारे एमसी अपनी उंगली की ओर देखते हुए सोचता है जैसा कि अब मैं हूँ, मेरे पास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ट्रेस भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स को बुलाऊं तो मुझे डर है कि चीजें वैसी ही सामने आ जाएगी जैसा कि पहले मैंने देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे एमसी के गले पर अपनी स्वॉर्ड को रख देती है। फिर झाओ मुस्कुराते हुए हमारे एमसी से पूछती है तुम मुझे अवॉइड क्यों नहीं कर रहे हो? फिर झाओ बोलती है क्या तुम सच में ये सोचते हो कि जैसा कि मैं अभी हूँ मैं खुद को तुम्हें बुली करने दूं? फिर हमारे एमसी मन में सोच रहा होता है प्लीज बिग सिस्टर, एज अ यूजलेस पर्सन मैं खुद को चाहूँ तो भी हाइड नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि झाओ की स्वॉर्ड हमारे एमसी के ठीक गर्दन पे होती है और झाओ बोलती है या फिर तुम ये सोचते हो कि मुझ में तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है? लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि झाओ रोने लगती है और हमारे एमसी से बोलती है इस वर्ल्ड में मुझे और कोई भी लव नहीं करता है, मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं तुमसे क्यों डरूं? उसको इस तरह देखकर हमारा एमसी सोचता है उसको किसकी परवाह है, क्या ये सचमुच ऐसा है? तभी हमारा एमसी उससे बोलता है झाओ शिउ, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को डॉज नहीं करूंगा भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने सू चेंग सेन ने अब तक जो कुछ भी किया है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उसकी स्वॉर्ड को इतनी टाइटली पकड़ा होता है कि उसके हाथ से खून निकल जाता है और वो आगे बोलता है सब कुछ तुम्हारे लिए जिसे मैं सबसे ज्यादा लव करता हूँ। ये सुनकर झाओ एकदम हैरान हो जाती है। फिर झाओ हमारे एमसी से बोलती है तुम क्या कह रहे हो? और वो मन में सोचती है हालांकि सू चेंग सेन ने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हैं लेकिन उसने हमेशा इसे स्वीकार किया है। भले ही दूसरे उससे नाराज हो वह कभी भी खुद को रोकता नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलेगा, इससे उसका क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के रूम के दरवाजे के सामने एक गार्ड आते हुए वहाँ पर जोर जोर से दरवाजा बजा रहा होता है।
अंदर हम देखते हैं कि जाओ हमारे एमसी की और तलवार आगे करते हुए बोलती है, क्या तुम टाइम को बर्बाद कर रहे हो? और वो मन में सोचती है, भले ही मैं गार्ड से मैच नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं सु चेंगसेंग को अपनी मौत के साथ ले जाऊंगी। हमारा एमसी उससे बोलता है, रुको। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड उस रूम का दरवाजा खोल देता है और वो कुछ देखकर हैरान होते हुए बोलता है, योर हाइनेस ये क्या है? हम देखते हैं हमारे एमसी ने जाहू को अपने गले से लगा लिया होता है और फिर वो अपने गार्ड से बोलता है, ये यंग मास्टर अपनी फियोंसी के साथ एक डेट पर है, तुम जैसे सर्वेंट की मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर जाहू मन में सोचती है, फियांसी? तभी वो गार्ड हमारे एमसी के सामने झुकते हुए बोलता है, आई एम सॉरी योर हाइनेस आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और ये कहने के साथ ही वो गार्ड वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है, वो यूजलेस हो चुका है लेकिन तो भी लड़कियों से फ्लर्ट करने से पाज नहीं आता। उस गार्ड को वहाँ से जाते देख हमारा एमसी परेशान होते हुए उन्हें सोचता है, तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ते हुए चाह रहे हो, तुमको मुझे डोर के बाहर से सीक्रेटली प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली जाओ शो का रिएक्शन वैसा ही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर जाओ हमारे एमसी से बोलती है, क्या तुमने अभी भी यही कहा कि तूने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए था, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे? हमारे एमसी से बोलता है, ऑफ कोर्स। फिर जाओ बोलती है, तुमने सबको कहा था कि वो मुझे मेरे क्लेन वालों के सामने अबॉर्डिनेट कर दे, ये मेरे खुद के अच्छे के लिए था। चेंगसेंग बोलता है, एग्जैक्टली। फिर जाओ बोलती है, उस दिन मेरे फादर तुमसे प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन तुमने इस बारे में केयर नहीं करी और कहा कि मैं ग्रीडी हूँ, वो भी क्या मेरे खुद के अच्छे के लिए था? हमारे से बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर जाओ हमारे से बोलती है, जब मैं 5 मिनट नहा रही थी तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी मसाज करके और मेरे क्लॉथ को चेंज करने में मेरी हेल्प करना चाहते हो, क्या वो भी मेरे खुद के अच्छे के लिए था? ये सुनकर हमारे एम से घबराते हुए उससे बोलता है, क्या ऐसा भी कुछ था? तभी हम देखते हैं जाओ हमारे एम से गले पर तलवार रखते हुए उससे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम झूठे, तुमने अभी कहा कि तुम अपनी फियांसी के साथ डेट पर हो, मैं अब तुम्हारी फियांसी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे इतना ही लव करते हो तो तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? फिर हमारे एमसी उससे बोलता है, उस रात जिस दिन मैंने एंगेजमेंट को तोड़ा था तब तुम्हारी कल्टीवेशन मोर्टल रियल्म से क्यूरिफाइंग स्टेज के 3 पर पहुंच गई थी, सही कहा ना मैंने? तभी हम देखते हैं जाओ को जो ये सुनकर हमारे एमसी से बोलती है, तुम ये कैसे जानते हो? ये सुनकर हमारा एमसी उससे चिल्लाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ये जानता हूँ, क्योंकि यही रीजन था जिसके कारण मैंने एंगेजमेंट को तोड़ा था। जरा ध्यान से सोचो, तब से क्या हर रात कोई तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम नहीं ले रहा था क्या? ये सुनकर जाओ हमारे एमसी से बोलती है, क्या तुम मुझे स्पाई कर रहे थे? नहीं रुको एक मिनट, क्या तुम वो कारण थे उन ड्रीम्स का? फिर हमारा एमसी मन में सोचता है, मैं नेचुरली उसे अपनी गोल्डन हैंड टेक्निक नहीं समझा सकता, अब प्रोफाउंड की तरह प्रेटेंड करने का टाइम आ गया है। और फिर वो रिंग की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, अगर कुछ भी अनएक्सपेक्ट नहीं हुआ होता तो रिंग में मौजूद एम्प्रेस ने मुझे पहले ही नोटिस कर लिया होता। फिर हमारा एमसी उसके गले पर लगी हुई शॉट को हटाते हुए उसे बोलता है, एक कहावत है कि चरम सीमा तक जाना काफी दूर तक जाने के इक्वल है, क्या तुम समझ रही हो? फिर देखते हैं कि ये सुनते ही जाओ की शॉट उसके हाथ से नीचे की तरफ गिर जाती है, यानी उसने अपनी शॉट छोड़ दी होती है। और वो हमारे एमसी से बोलती है, मैं नहीं समझी कि मैं कैसे समझ सकती हूँ, और मुझे मालूम है कि आप भी नहीं समझोगे कि इसने क्या समझाया। और वो रोते हुए हमारे एमसी से बोलती है, जब से मैं यूजलेस हो गई थी कोई भी मुझे 3 सालों तक लव नहीं करता था, तुमने भी एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया, मैं अब और इस बेकार सी दुनिया में नहीं रहना चाहती। ये सुनने के साथ ही हमारा एमसी उसको गले से लगा लेता है और उससे बोलता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, मेरी प्यारी यूअर, वो सब पास्ट में था, अब हम फ्यूचर में साथ में रहेंगे। और फिर वो मन में सोचता है, एक सिकली ऑफर बनने से बचने के लिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। फिर जाओ रोते हुए हमारे एमसी को गले लगाते हुए उससे बोलती है, क्या ये सच में ट्रू है? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? हमारे एमसी उससे बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? फिर हमारे एमसी जाओ का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है, वापस जाओ और सभी को बिजी रखो, वो तुम्हें बाहर देखने के लिए जरूर आएगी। आखिरकार उसके पास अब छिपने का कोई रीजन नहीं है। जाओ ये सुनकर हैरान हो रही होती है। फिर हमारे एमसी उससे बोलता है, जब तुम वापस चली जाओगी तो तुम सब समझ जाओगी। फिर हमें जाओ के हाथ की उसी रिंग को दिखाया जाता है। फिर वो जाते हुए हमारे एमसी से बोलती है, ठीक है मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को भी उठा लेती है। फिर देखते हैं कि जाओ अपनी स्वॉर्ड को हमारे एमसी के गले पर वापस से रखते हुए उससे बोलती है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया और भले ही तुम वापस से छुपने के लिए ध्यान शेंग स्वॉर्ड सेक्टर में चले जाओ और तुम्हें वो ओल्ड वुमेन प्रोटेक्ट करे, तो भी मैं एक रास्ता ढूंढ लूंगी तुम्हें मारने का। और वो ये कहने के साथ ही वहाँ से निकल जाती है। हमारा एमसी उसको देख रहा होता है। उसके जाते साथ ही हमारा एमसी चैन की सांस लेते हुए सोचता है, ओह फाइनली वो टेरिफाइंग गर्ल यहाँ से चली गई। थैंक गॉड मेरी एक्टिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, नहीं तो मैं यहाँ पर
परेशानी में पड़ सकता था। तभी हमारे एमसी के पास उसका गार्ड आते हुए उससे बोलता है, क्राउन प्रिंस क्या तुम ठीक हो? हमारे एमसी उससे बोलता है, सो तुम यहाँ से गए नहीं? मैंने तुमसे जिस तरह से पहले बात करी उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम इसका बुरा नहीं मानोगे। हमारे एमसी के मुंह से माफी वाले वर्ड को सुनकर वो गार्ड बिल्कुल हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, डैम इट, क्राउन प्रिंस क्या पागल हो गया है? ये एक्चुअली एक सर्वेंट से माफी मांग रहा है। उसका ये एक्सप्रेशन देखकर हमारे एमसी से बोलता है, क्या हुआ? वो गार्ड घबराते हुए बोलता है, कुछ नहीं, मैं पहले यहाँ से जाता हूँ। और वो मन में सोचता है, आखिर क्राउन प्रिंस के साथ आज क्या गलत है? वो इतने डिफरेंट पर्सन की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं? फिर हमें झाओ रेसिडेंस की ओर का सीन दिखाया जाता है। हम देखिए झाओ वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप चाहो तो पढ़ लो, मैं उसको नहीं पढ़ने वाला। फिर झाओ वहाँ से जाते हुए मन में सोचती है, 3 साल इनफ है। सू चेंग सेंग, बेहतर होगा कि तुमने मुझे धोखा न दिया हो। फिर झाओ के पास एक सर्वेंट आते हुए उससे बोलती है, मिस, नहाने का पानी रेडी है। ये सुनकर झाओ उससे बोलती है, तुम सभी यहाँ से अभी चले जाओ। हम देखते हैं फिर झाओ वहाँ पर अंदर बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और वो मन में सोचती है, जब क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के 3 पर कल्टीवेशन करने की बात आती है तो ये अभी भी सेम है। और वो सोचती है, अब मैं सिर्फ सू चेंग सेंग पर ही भरोसा कर सकती हूँ। और वो इधर उधर देखते हुए बोलती है, सीनियर प्लीज बाहर आइए। तभी हम देखते हैं कि झाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर रोते हुए बोलती है, सू चेंग सेंग, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? यह बस उस पर्सन के बारे में बात करता है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। यह सब बकवास है। यहाँ तक कि अगर मुझे एब्सोल्यूट मेरिडियन पिल भी खानी पड़े तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तभी वो उस पिल को खाने जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उस रिंग में से आवाज आती है। वहाँ पर कोई बोल रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसने जो भी कहा है वो गलत नहीं कहा है। ये सुनकर झाओ हैरान होते हुए बोलती है, हाँ ये? फिर हमको देखने को मिलता है कि झाओ के हाथ वाली रिंग में से एक गोल्डन कलर का ओरा निकल रहा होता है। हम देखते हैं उस ओरा में से एक लड़की निकलती है और फिर वो बाहर निकलते से ही हमारी झाओ से बोलती है, मैं एक सुप्रीम टेक्निक का यूज करके ट्रांसेंडेंट हो गई हूँ और इस रिंग के अंदर रहती हूँ। एम्परर के ब्लड का डिसेंडेंट जो उसको अवेकन करेगा उसका वेट कर रही हूँ। मेरा इरादा तुमको कुछ और देर जगाने का था, लेकिन उसने मुझे देखा और हिंट दिया कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। सचमुच ये मेरी गलती थी। अब यह समय हमारे मिलने का है। ये सुनकर झाओ हैरान होते हुए बोलती है, सुप्रीम टेक्निक होन? तो वो तुम थी जिसने मेरी कल्टीवेशन में से मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद बैटल टू द हेवन वाला सीन चल रहा है। जो देखता होगा वो समझ गया होगा। तो चलो स्टोरी को वापस कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं वो रेड हेयर वाली लड़की झाओ से बोलती है, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए था। फिर झाओ उस लड़की से बोलती है, वेट, तुमने अभी क्या कहा? उसने तुम्हें देखा? हम देखते हैं वो लड़की फिर बोलती है, नेचुरली मैं उस यंग मास्टर के बारे में सोच रही हूँ जो प्रिंस के मेंशन में था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऑलरेडी मेरे एक्सिस्टेंस को देख लेगा। वो सो कॉल्ड एंगेजमेंट को तोड़ना, वो भी मेरे कॉर्पोरेशन के साथ था। फिर झाओ बोलती है, क्या उसका मैडनेस में जाना एक एक्ट था? फिर वो लड़की बोलती है, उसने प्रोबेबली तुम्हें लोअर करा और प्राइवेटली सारी सिचुएशन को रिवील कर दिया जब तुम उसके साथ अकेली थी। वो मेरी एक्सिस्टेंस को सेंस कर सकता था और उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। उस पर्सन की ट्रू स्टैंड बहुत टेरिफाइंग है। फिर झाओ बोलती है, सू चेंग सेंग ने एक्चुअली मुझे धोखा नहीं दिया था, वो मुझे सच में प्यार करता है। फिर वो लड़की बताती है, मैं बाई जी हूँ, व्हाइट एम्परर द्वारा सम्मानित, मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन देती हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, इसके साथ में अवेकन्ड ब्लड लाइन डिसेंडेंट को असिस्ट कर सकती हूँ। और हम देखते कि वो अपना हाथ झाओ पे रख देती है। झाओ के आसपास एक ग्रीन कलर की एनर्जी जनरेट हो रही होती है। फिर बाई जी झाओ से बोलती है, लो ग्रेड कल्टीवेशन मेथड की इंफीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे मेरिडियंस में इंटीग्रेट नहीं हो सकती। व्हाइट एम्परर की इटर्नल लाइफ मेथड तुम्हारा ट्रू पाथ है। हम देखते झाओ के चारों ओर वही ग्रीन कलर का ओरा पूरी तरह से उसे घेर लिया होता है। फिर बाई जी बोलती है, ब्लड लाइन अवेकन है, युआन यिंग गैदर हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें झाओ फैमिली कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर अंदर बहुत सारे एल्डर बैठे हुए होते हैं। एक एल्डर उनमें से बोलता है, एल्डर अब आपको आपकी बेटी पर गिव अप कर देना चाहिए। दूसरा एल्डर बोलता है, झाओ जी और झाओ जुआन कल्टीवेशन के लिए ज्यादा वर्दी है, हम किसी यूजलेस पर्सन को अब और ज्यादा रिसोर्सेस नहीं दे सकते। फिर उनमें से एक बंदा जो कि झाओ का फादर होता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये झाओ फैमिली का हेड है जिसका नाम झाओ यू है। वो उन एल्डर से बोलता है, फिलहाल मेरी बेटी से जुड़ा मामला एल्डर्स का मामला नहीं है। फिर उनकी फैमिली का ग्रैंड एल्डर बोलता है, फैमिली के हेड अभी तक नहीं जानते, आज रात वो सीक्रेटली प्रिंस के मेंशन में गई थी, अगर ये मैटर बाहर चला गया तो झाओ फैमिली पर इंपीरियल सिटी वाले हंसेंगे। फिर उनका सेकंड एल्डर बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सू चेंग सेंग को यूजलेस देखा और वो सोचती है कि वो अब उसके वर्दी है। तभी हम देखते हैं कि कहीं से इस एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे थे, आखिर ये क्या चल रहा है? ये देखकर दूसरा बंदा बोलता है, ये तो नॉर्मल नहीं है, कोई इस मेंशन में कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया है। फिर हमें भी उस एनर्जी को दिखा दिया जाता है जो कि ग्रीन कलर की होती है और कुछ ज्यादा ही पावरफुल होती है। उस
उस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर एक एल्डर बोलता है क्या वो चाओ शू के रूम से आ रही है। उसका फादर हैरान होते हुए बोलता है वो कोर फॉर्मेशन पे पहुंच गई है, ये कैसे पॉसिबल है। बाकी एल्डर वन भी हैरान होते हुए बोलते क्या ये रियली शू है, वो तो सिर्फ 18 की है, आज तक कोई भी इतनी यंग एज में युआन यिंग तक नहीं पहुंच पाया। फिर हम देखते हैं जाओ के फादर को जो कि खुश होते हुए मन में सोचते हैं जाओ फैमिली की व्हाइट फिनिक्स फाइनली वापस आ गई है। सामने के इस नजारे को देखकर दोगले एल्डर होना जाओ के फादर को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। फिर में जाओ शिव को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन करके अपने रूम से बाहर निकल जाती है। उसके सामने खड़े लोग उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कह रहे होते कांग्रेचुलेशन मिस सू, अब आप युआन यिंग पे पहुंच गई है और अब आप सू चेंगसेंग के फेस पर थप्पड़ मार सकती है। उन लोगों की ये बात सुनकर जाओ उनसे गुस्से में बोलती है उसके बारे में बुरा मत बोलो, और वो फिर उन लोगों से बोल रही है कि अगर आज मैं सू चेंगसेंग से नहीं मिली होती तो मुझे नहीं मालूम होता कि मुझे और कितना ह्यूमिलिएशन सहना होता और कितना बर्डन उठाना होता। और अब आज से जाओ शिव का ओनली हस्बैंड और सबसे प्यारा सू चेंगसेंग है। ये सुनकर सभी बंदे हैरान होते हुए पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों। उनका ये सवाल सुनकर जाओ उनसे बोलती है क्योंकि वो मुझे प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हमें सू मेंशन की ओर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर हमारा MC अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा होता है और उसके पास बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। उनको अपने सामने खड़े हुए देखकर हमारा MC सोचता है मैं बस खाना खाना चाहता हूँ, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं सू चेंगसेंग के फादर जो कि सू कंट्री के प्रिंस भी होते हैं, वो एक बंदे से कह रहे होते हैं हम चेंगसेंग को कंफर्ट कैसे कर सकते हैं। वो बंदा बोलता है क्या हमें उससे डायरेक्टली कह देना चाहिए। उस बंदे के मुंह से ये बात सुनकर चेंगसेंग का फादर बोलता है ऑब्वियसली नॉट, चेंगसेंग गुस्से में टेबल को ही पलटा देगा। दूसरा बंदा बोलता है उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, क्या वो किसी को मार सकता है। तीसरा बंदा बोलता है उसके स्वभाव को देखते हुए वो काउंटी प्रिंस के पूरे मेंशन को चला देगा। वहाँ खड़ी एक मेड बोलती है मुझे भी ऐसा लगता है। फिर हमें हमारे MC को दिखाया जाता है जो कि चाय से चाय पीते हुए बोलता है मैं अब और खाना नहीं खा सकता। फिर हमारे MC उठते हुए उनसे बोलता है थैंक यू, मेरा खाना हो चुका है, अब मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है तो मैं अपने रेस्ट रूम में जा रहा हूँ और थोड़ा रेस्ट करूंगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हमारे MC के मुंह से थैंक यू वाली बात सुनकर वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा जाता है। फिर हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अलग ही सदमे में होते हैं। वो बोल रहे होते हैं वो चेंगसेंग ने अभी जस्ट थैंक यू कहा, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है, आखिर उसने ऐसा कैसे कहा, ये तो बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा ही अजीब। हम देखते चेंगसेंग के फादर को जो कि चेंगसेंग से बोलते हैं बेटा मुझे मालूम है कि तुमने अभी अभी डिमोनिक कल्टीवेशन को एक्सपीरियंस किया है और तुम्हारे माइंड की स्टेट भी चेंज हो चुकी है तो तुम्हें इस तरीके से सहने की जरूरत नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ भले ही आपकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है लेकिन आप अभी भी काउंटी प्रिंस के सन है। फिर उसका फादर बोलता है अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है तो हम उसे डायरेक्टली मार देंगे। ये सब सुनकर हमारे MC का चेहरा देखने लायक होता है और वो मन में सोचता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ओरिजिनल होस्ट की पर्सनैलिटी इतनी बेकार थी। फिर हमारे MC बोलता है नहीं उनके लेवल तक मत गिरो, रिस्पेक्टेड एल्डर्स प्लीज अब मुझ पर इस तरह का आरोप मत लगाइए। हमारे MC की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर के अखरोट नीचे की ओर गिर जाते हैं असली वाले। फिर उसके फादर हैरान होते हुए मन में सोचते हैं उनके लेवल तक मत गिरो, क्या मेरा बेटा ऐसे शब्द कह सकता है। तभी हम देखते कि वहाँ पर एक मेड आती हुई बोलती क्राउन क्राउन प्रिंस आपकी चाय, और वो आगे बोलती उससे पहले उसका पैर फिसल जाता है और उसकी चाय हमारे MC के कपड़ों पे डूल जाती है। तभी हम देखते कि चेंगसेंग उसको संभालता है और वो उस मेड से बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। ये देखकर उसके सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं और वो लोग अलग ही सदमे में जाते हुए सोचते हैं क्या क्या मेरी आंखों ने धोखा खाया, चेंगसेंग ने किसी की हेल्प करी। दूसरा बंदा बोलता है उसे इसे अवॉइड करना चाहिए था और उस गर्ल को ह्यूमिलेट करना चाहिए था। तीसरा बंदा बोलता है क्या वो सर्वेंट्स को लोनली क्रीचर्स की तरह नहीं मानता था। फिर हम देखते कि वो सर्वेंट हमारे MC से माफी मांगती है। हमारे MC बोलता है इट्स फाइन, मेरे सिर्फ क्लोथ्स ही गंदे हुए हैं, मैं इसे जाकर चेंज कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा बस तुम ठीक हो ना। हमारे MC मुझे ये सभी बातें सुनकर वो सर्वेंट सोचती है मेरे क्राउन प्रिंस के बारे में बहुत बुरा सुना है लेकिन मैं कभी भी उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्राउन प्रिंस दूसरों के प्रति बहुत जेंटल और हम्बल होंगे और वो बहुत हैंडसम भी है। तभी हमारे MC उसको अपने सपनों से उठाता है। तभी वो सोचती है कि ये क्या कर रही है और वहाँ से भागने लगती है और वो जाते हुए बोल रही होती है आई एम सॉरी मैं आपको बाद में क्लीन कर दूंगी। तभी हम देखते चेंगसेंग के पास में उसके फादर आते हुए बोलते हैं बेटा तुम आज ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हमारे MC बोलता है क्या ये नॉर्मल नहीं है, आप सभी एल्डर्स इतने सरप्राइज क्यों है, मैं पहले जाऊंगा और अपने सबसे पहले अपने क्लोथ्स को चेंज करूंगा। उसको जाते हुए देखकर उसका फादर सोच रहा होता है ये बिहेवियर दूसरे के लिए नॉर्मल होगा लेकिन तुम्हारे लिए अब नॉर्मल है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारे MC वहाँ पर किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसको कोई बोलता है सीनियर ये मैं हूँ। हमारे MC बोलता है अंदर आ जाओ। हम देखते ये जाओ होती है जो कि अंदर आते हुए हमारे MC से बोलती है सीनियर मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ा। उसको देखकर हमारे MC से बोलता है तुम्हारा अपीयरेंस और स्वभाव पहले से कम्प्लीटली अलग है, व्हाइट एम्पायर की मेथड सच में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो मन में सोचता है अब
मुझे सीनियर कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने और उस लड़की ने सब कुछ मेरे अनुसार ही किया। हमारे एमसी के मुझ से ये बातें सुनकर झाओ मन में सोचती है ये सच में व्हाइट एम्पर के एक्सिस्टेंस के बारे में जानता है। सु चेन सिंह के पास में इतनी स्ट्रेंथ है, फिर भी उसने मेरे लिए पर्सनली चाय बनाई। ऐसा लगता है कि वो सच में मेरी तरफ है। फिर उसको देखकर हमारे एमसी सोचता है ये कल कौन से रियल में पहुंच गई है। अगर मैं उससे डायरेक्टली ये बात पूछूं तो ये डेफिनेटली सस्पिशियस होगा। फिर वो झाओ से बोलता है क्या तुम अब उस रियल में पहुंच गई हो जिसका मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था। और वो मन में सोचता है मैं स्वॉर्ड बॉडी के साथ पैदा हुआ था और कल्टीवेट कर सकता था अच्छी तरह से। मैंने ग्रेट डायनेस्टी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। मुझे आश्चर्य होगा कि क्या इसने मेरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये सुनकर झाओ शर्माते हुए हमारे एमसी से बोलती है एज अ जूनियर मैं एरोगेंट हूँ। हालांकि मुझे सीनियर से ऐसी गाइडलाइंस मिली थी। मैं सिर्फ युआन यिंग की अर्ली स्टेज तक पहुंच पाई हूँ। मैंने सीनियर को डिसअपॉइंट कर दिया है। उसकी कल्टीवेशन को सुनकर हमारे एमसी मन में हैरान होते हुए बोलता है युआन यिंग, एक ही रात में युआन यिंग पे। फिर हमारे एमसी से बोलता है तुमने अच्छा किया, हालांकि ये मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़ा गैप है। और वो मन में सोचता है डेस्टिनी की ट्रू डॉटर एक्चुअली टेरिफाइंग है। मैं बिल्कुल कोई डर नहीं दिखा सकता। और फिर जहाँ वहाँ पर बैठते हुए हमारे एमसी से बोलती है मैं इस बारे में भी जानती हूँ कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है, इसलिए मुझे बेहतर गाइड देने के लिए और आपको चेन सिंह को दूसरी वुमेन के साथ बातचीत करने से रोकने के लिए। और वो हमारे एमसी के कालों पर हाथ रखते हुए बोलती है चेन सिंह चलो वापिस से शादी कर लेते हैं। और वो मन में सोचती है ये पोटेंशियल स्टॉक मैं ऑब्वियसली इसे गिव अप नहीं कर सकती। उसकी ये बातें सुनकर हमारे एमसी उससे बोलता है रीमेरी वेल। और वो मन में सोचता है ये एक ही स्टेप में अचीव करना बहुत बड़ी बात है, मुझे इसको होल्ड करना होगा। तभी वो सोचता है हाँ ये क्या चल रहा है। और वो सोचता है ये चीट कोड एक्टिव हो चुका है, क्या ये फ्यूचर है एग्री करने के बाद का। फिर उसे फ्यूचर के सीन दिखाई दे रहे होते हैं। अगर वो एग्री कर लेता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा। हम देखते हैं झाओ वो उसको बोलती है हस्बैंड तुम बहुत अमेजिंग हो। चैंग सिंह उससे बोलता है वाइफ चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। झाओ उससे बोलती है नहीं कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज तुमको दूसरी वुमेन को फाइंड करना पड़ सकता है। चैंग सिंह उससे बोलता है मेरे मन में कभी भी ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे। ये सुनकर झाओ उससे बोलती है मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास इस बारे में थॉट्स होंगे तो भी तुम उसको एक्ट नहीं कर पाओ। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर झाओ हमारे एमसी के लिए दवाई लेके आ चुकी होती है और वो बोलती है सु लैंग ये तुम्हारी मेडिसिन लेने का टाइम हो चुका है। और हम देखते हैं फिर वो प्रेजेंट में आ चुका होता है और वो सोचता है अगर मैं एग्री हो गया तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। और वो सोचता है कि ये वुमेन रियली टेरिफाइंग है। फिर झाओ हमारे एमसी से बोलती है चैन सिंह क्या तुम एग्री हो। हमारे एमसी बोलता है रीमेरी ये मे भी अच्छा होगा लेकिन केयरफुल कंसिडरेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं है। फिर उसे वापिस से फ्यूचर दिख रहा होता है और वो सोचता है कि ये वापिस से आ गया, ये फ्यूचर ऐसा होगा अगर मैं रिफ्यूज कर दूं। फिर चैन सिंह अपना फ्यूचर देखता है, उसमें उसे दिखाया जाता है कि वो प्रिजन में बंद होता है, उसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। हम देखते हैं उसके सामने झाओ खड़ी होती है जिसके हाथ में हंटर होता है और वो हमारे एमसी से बोलती है आज का सेरेमनी खत्म हो गया, अब नाइट हमें बिलोंग करती है। और वो हमारे एमसी को हंटर मारते हुए उससे बोलती है चैन सिंह जब से तुम मेरे पब्लिक हस्बैंड बनने के लिए श्योर नहीं हो फिर जीवन भर मेरे साथ अंडरग्राउंड रहो। फिर हमें वापस से कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारे एमसी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है और झाओ उसके लिए मेडिसिन लाते हुए उससे बोलती है सो लैंग अब ये टाइम है तुम्हारी मेडिसिन लेने का। फिर हमारे एमसी प्रेजेंट में आ जाता है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है कि रिफ्यूज करने का रिजल्ट तो और भी ज्यादा बेकार है। फिर हम देखते झाओ को जो प्यार से हमारे एमसी से पूछती है चैन सिंह तुमने अभी कहा कि तुमने इसके बारे में कुछ विचार किया है तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर हमारे एमसी उससे बोलते हैं वेल। और वो मन में सोचता है दोनों एडवांसिंग और रिटीटिंग डेड एंड है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं झाओ को जो कि सीरियस होते हुए हमारे एमसी से बोलती है चैन सिंह मैं तुम्हारे आंसर के लिए वेट कर रही हूँ। झाओ की ये बात सुनकर हमारे एमसी उससे बोलता है क्या तुम मेरा आंसर जानना चाहती हो। झाओ उससे बोलती है फिर वो थोड़ी सीनियर जैसे हरकतें करते हुए उससे बोलता है झाओ शिव मैं तुमसे सच में डिसअपॉइंट हूँ। ये सुनकर झाओ हैरान हो जाती है और फिर हमारे एमसी मन में सोचता है क्योंकि ये कोई आइडियल नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं या फिर पीछे हटूंगा तो मैं बस धोखा दूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे एमसी का धोखे से मतलब उसकी आइडेंटिटी के छुपाने से है। फिर हम देखते हैं कि झाओ हमारे एमसी की तरफ पलटते हुए उससे बोलती है चैन सिंह आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। फिर चैंग सिंह उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर रहने की हिंट देता रहा हूँ बट अनफॉर्चुनेटली तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। ये सुनकर झाओ हमारे एमसी की कॉलर पकड़ते हुए उसे चिल्लाते हुए कहती है चैन सिंह मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। फिर हमारे एमसी उससे बोलता है अगर तुम थ्रोन पे नहीं चढ़ सकती तो मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। और मन में सोचता है सबसे पहले उससे झूठे वादे करो। और वो झाओ से बोलता है तुम्हें पता है मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा और मरूंगा भी नहीं लेकिन तुम डिफरेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इमोर्टल होके भी डिस्ट्रक्शन के भाग्य से बच नहीं सकते। और वो मन में सोचता है अपना ट्रेम्पेड वापिस से बचाओ ताकि वो तुम्हारी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके। हमारे एमसी के बात सुनकर झाओ बोलती है इमोर्टलिटी। फिर उसे बाइजी
बोलती है ये सही कह रहा है, इमोर्टलिटी टाइम के परे है। फिर उससे बोलती है जियो, जब तुम अवेकन हुई थी तो तुम्हें क्या ऐसा फील हुआ कि कोई बाधा तुम्हें रोक रही है? अगर वो सच में इमोर्टल है तो वो शायद वह बाधा को पार करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर जियो सोचती है अच्छा। फिर जाओ हमारे एमसी से बोलती है चेनसेंग, मुझे व्हाइट एम्बरर की इनहेरिटेंस मिली है, मुझे लगता है कि मैं इसे पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकती, तुम जानते हो क्यों? ये सुनकर हमारा एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है इतना प्रोफाउंड क्वेश्चन जिसे तुम्हारे अंदर का इमोर्टल भी नहीं जानता तो मैं कैसे जान सकता हूँ? वेल अब यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है तो मैं इस धोखे में ही रखूंगा। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी दूसरी ओर पलट जाता है और वो झाओ से बोलता है कल्टीवेशन एक विशाल और प्रोफाउंड जर्नी है, इनहेरिटेंस को रिसीव करना 1000 माइल जर्नी का बस एक स्मॉल पार्ट है। ये सुनकर झाओ हैरान होते हुए हमारे एमसी से बोलती है सिर्फ पहला स्मॉल स्टेप? चेनसेंग बोलता है हाँ, एक ग्रेट एम्परर बनना भी एंड नहीं है। फिर हम देखते झाओ को जो कि थोड़ा निराश होते हुए हमारे उससे बोलती है इमोर्टलिटी का पाथ बहुत डिफिकल्ट है, क्या होगा अगर मैं एक ग्रेट एम्परर बनने में फेल हो जाऊं? अगर मैं लंबे सड़क में आधे रास्ते में ही नष्ट हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर हमारे उसे चिल्लाते हुए बोलता है ऐसे बकवास बातें मत करो, मेरे प्रोटेक्शन के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और वो मन में सोचता है मेरे अब भी बहुत सारे एनिमीज है और मैं अब भी उनके अटैक से बचने के लिए तुम्हारी हेल्प का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे एमसी द्वारा उसको प्रोटेक्ट करने की बात सुनकर झाओ से बोलती है रियली? फिर हमारे एमसी उससे बोलता है अगर तुम नष्ट हो गई तो मैं और ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। और वो मन में सोचता है ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्रू है। हमारे एमसी के मुंह से ये बात सुनकर जहाँ उस मन में सोचती है उसका इससे क्या मतलब था, क्या वो इमोर्टल नहीं है? और वो फिर हमारे एमसी की ओर गौर से देखते हुए सोचती है इसका मतलब है कि वह प्यार के लिए सेक्रीफाइस कर देगा। मैं अब समझ गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि झाओ के आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लग जाती है और देखते ही देखते वो ब्रेक थ्रू कर जाती है। ये देखकर हमारे एमसी के फैमिली वाले बात कर रहे होते हैं, वो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जाओ रेसिडेंस को दिखाया जाता है, वहाँ पर वही एल्डर को दिखाया जाता है। उनमें से एक एल्डर बोलता है ये तो मिस का हो रहा है, वो सिर्फ एक रात के लिए दूर गई और उसने मिड नेंसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया, तो सू चेंगसेंग के पास ऐसी कौन सी मेथड है? एक दूसरा एल्डर बोलता है क्या ये डुअल कल्टीवेशन का इफेक्ट है? और भाई जिसको डुअल कल्टीवेशन का मीनिंग नहीं मालूम है तुम जाके पोगो देखो। फिर हमारा सीन वापिस से हमारे एमसी और झाओ की ओर शिफ्ट हो जाता है। हमारे एमसी उसको अपने सामने ब्रेक थ्रू करते देख मन में सोचता है चूजन वन ट्रूली डिफरेंट है, मेरा होस्ट 20 इयर्स तक कल्टीवेशन करता रहा और उसने नेंसेंट सोल स्टेज के दहलीज को भी टच नहीं कर पाया, लेकिन ये पल भर में नेंसेंट सोल स्टेज के मिड में पहुंच चुकी है। फिर जाओ हमारे एमसी के गले लगते हुए उससे बोलती है चेनसेंग मैं तुम्हारे गाइडेंस को समझती हूँ, थैंक यू। उसकी ये बातें सुनकर हमारे एमसी मन में सोचता है तुम ऐसे ही समझ गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या गाइड कर रहा हूँ। और जाओ हमारे एमसी से प्यार से बोलती है चेनसेंग मैं तुम्हारे लिए ग्रेट एम्परर बनूंगी, इन द एंड मैं तुम्हारे साथ इमोर्टलिटी के पिनेकल तक पहुंच जाऊंगी। फिर हमारे एमसी सोचता है वो भयानक फ्यूचर नहीं आया, इसका मतलब मैंने टेस्ट को पास कर लिया। और इसी के साथ हम देखते कि झाओ वहाँ से उड़ते हुए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं झाओ को जो वहाँ से जा रही होती है और उसके पास में 22 जी भी आ जाती है। वो उससे बोलती है शिव तुमने अभी क्या रियलाइज करा? फिर झाओ उससे बोलती है लो चेनसेंग जो इमोर्टल है, जो कभी बूढ़ा भी नहीं होगा और मरेगा भी नहीं, वो मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। उसने मुझे समझाया कि लव इनहेरिटेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड देन मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो चाहते हुए सोचती है चेनसेंग मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। फिर हमारा सीन हमारे एमसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। वो वहाँ बैठे बैठे सोच रहा होता है झाओ शिव ने फाइनली ट्रायल को पास कर लिया। शॉर्ट टर्म में उसके लाइफ में कोई भी डेंजर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। मुझे अपनी कॉम्बैट पावर को रिस्टोर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। तभी उसकी नजर उसके हाथों की ओर जाती है और वो उसको देखकर सोचता है हाँ ये क्या है? और वो सोचता है स्पिरिचुअल एनर्जी, आखिर सडनली मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे है? और वो वहाँ पर खुश होते हुए सोचता है मैं अब वापिस से कल्टीवेट कर सकता हूँ। फिर उसे कोई सी चीज ट्रिगर होती है और वो सोचता है क्या ये एक दूसरा प्लॉट ट्विस्ट है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर हमें एक टेक्निक को दिखाया जाता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है ये व्हाइट एम्परर की इमोर्टल टेक्निक है जो स्वॉर्ड बॉडी को रिस्टोर कर सकती है। उसको देखकर हमारे एमसी सोचता है ये तो व्हाइट एम्परर की इमोर्टल टेक्निक है, आखिर ये रिवॉर्ड सडनली अपीयर क्यों हो गया? ये कल वहाँ नहीं था, कल से बस इतना ही डिफरेंस है कि। और वो बोलता है मैं समझ गया ये झाओ शिव है, उसने उसकी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया। इसके साथ हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर झाओ शिव के फादर को दिखाया जाता है। वो किसी बंदे से बोलते हैं झाओ जी क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो झाओ शिव ने ब्रेक थ्रू किया है वो सिर्फ सू चेंगसेंग के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के कारण है? वो बंदा बोलता है मैंने उससे पूछा लेकिन मेरी कजन ने मुझे थप्पड़ मारा और अकेले में चली गई। हम देखते उस बंदे का फेस भी सूजा हुआ होता है। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी एल्डर बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है ऑब्वियसली वो खुद को गिल्टी फील कर रही होगी, ऐसा लगता है कि झाओ जी ने अपने में ही अपना नाखून मार लिया। दूसरा बंदा बोलता है हाँ सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि मिस ने ब्रेक थ्रू सिर्फ सू चेंगसेंग के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के कारण किया है, ये मिस की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है
कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस ने पहले ऐसे वर्ड्स को बोला था। मुझे डर है कि उसका प्रमोशन सू चेंग से इंस्पायरेबल है। तो क्या हम मिस और उस यूजलेस पर्सन को एक साथ एक बंधन में बांध दे? फिर हम देखते झाओ के फादर को जो उन सभी से बोलते हैं, नहीं मुझे सस्पेक्ट है कि सू चेंग सेंग कभी यूजलेस था ही नहीं, वो सिर्फ सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा था। ये बातें सुनकर एक एल्डर बोलता है उसकी पर्सनैलिटी के साथ क्या वो जानता है कि उसकी एबिलिटी को कैसे हाइड करे? वहाँ डेफिनेटली कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर वहाँ पर कुछ सस्पिशियस हुआ तो हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। फिर झाओ के फादर बोलते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम इसे अब और डिले नहीं कर सकते, तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो एल्डर एक बंदे की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं झाओ जी के बारे में क्या कैसा होगा कि वो सू चेंग सिंह के साथ जाकर कंसल्ट करे और हमारे झाओ क्लैन को रिप्रेजेंट करे। हम देखते हैं झाओ जी को जो उस एल्डर की बात सुनकर मन में सोचता है ऑल राइट, अगर सू चेंग सिंह यूजलेस है तो मैं उसे हमारे झाओ क्लैन के पावर के अधीन कर लूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सू फैमिली के पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कि सू फैमिली के एल्डर्स की मीटिंग में वहाँ पर आते हुए उन सभी से चिल्लाते हुए कहते हैं सू चेंग सेन को एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए किसने अलाउ किया था? अब मिस झाओ नेंसन सोल स्टेज के मिड में पहुंच गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर हमारे एमसी का फादर वहाँ सभी से बोलता है चेन सेन को बहुत ज्यादा इंक्लूड करना है, ये मेरी गलती है। ये सुनकर उनके पास बैठा एक एल्डर बोलता है क्या हमें चेन सेन को नहीं सौंपना चाहिए? ये सुनकर चेन सिंह का फादर उससे गुस्से में देखते हुए बोलता है चेन सिंह को सौंपना ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए उन सभी से बोलता है रिपोर्टिंग सर, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। चेन सिंह का फादर बोलता है बको। तभी वो बंदा बकना शुरू करता है, मतलब बोलना शुरू करता है और वो बोलता है सिटी में चारों ओर अफवाह फैल रही है कि भले ही हमारे यंग मास्टर की स्वॉर्ड बॉडी डिसेबल्ड हो गई हो, फिर भी उन्हें वुमन कल्टीवेटर द्वारा नरिश्ड किया जा सकता है और उनका नरिशमेंट भी बन सकता है। इसकी वजह यही थी कि झाओ सियू को 2 एहसास हुए और वह एक मिड नेंसेंट सोल कल्टीवेटर बन गई। ये सुनकर हमारे एमसी का फादर हैरान होते हुए उस बंदे से बोलता है क्या ये सच में ट्रू है? क्या इस रूमर का कोई भी एविडेंस है? फिर वो बंदा बोलता है जब मिस झाओ हमारे मेंशन में 2 बार आई तो उन्होंने किसी को भी अवॉइड नहीं किया। और वो बंदा आगे बोलता है कल मैंने और दूसरे सर्वेंट ने सच में यंग मास्टर को दूर से झाओ सियू को अपने बाहों में पकड़े हुए देखा, लेकिन उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये सुनकर हमारे एमसी का फादर हैरान होते हुए बोलता है लास्ट नाइट कुछ हुआ? फिर दूसरा एल्डर बोलता है क्या तुमको ये नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि चेन सेंग एक्चुअल में डिसेबल्ड नहीं है? ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हमारे एमसी का फादर बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और अगर वो ठीक है तो वो ये ह्यूमिलेशन क्यों सह रहा है? वो पूरी वेड डायनेस्टी को अपनी सफलता के बारे में बताने के लिए उत्सुक था। दूसरा एल्डर बोलता है नहीं ये पॉसिबल हो सकता है, क्या तुमने नोटिस करा कि वो कल कितना ही अनयूजुअल था? तीसरा एल्डर बोलता है हाँ वो कम्प्लीटली पहले से डिफरेंट था। ये सभी बातें सुनकर हमारे एमसी का फादर सभी से बोलता है चेन सेंग की स्वॉर्ड बॉडी डिसेबल्ड होने की न्यूज सुप्रीम स्वॉर्ड सेट के सेक्ट मास्टर याओ यूनिन ने पर्सनली डिलीवर करी थी। शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। चेन सेंग की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी का टच में कोई भी ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पर एक और बंदा आता है, वो वहाँ पर आते हुए उन सभी से बोलता है मास्टर मास्टर कुछ तो गलत है, प्लीज चलो और देखो। झाओ फैमिली यहाँ पर परेशानी पैदा करने आई है। उन्होंने कहा है कि वो यंग मास्टर चेन सेंग के साथ स्पेयर या बोले तो फाइट करना चाहते हैं। ये सुनकर वहाँ पर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं क्या? फिर हमारा सीन हमारे एमसी के रूम के बाहर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हमारे एमसी के रूम में स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर कर रही होती है। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहाँ पर अंदर बैठे बैठे कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो मन में सोचता है व्हाइट एम्परर की इमोर्टल टेक्निक सच में अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली इसने मुझे बस इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम दी है। ऐसा लगता है कि आगे के रिवॉर्ड्स के लिए झाओ शियू को वापस से प्रमोट करवाना होगा। और वो फिर अपनी कल्टीवेशन को एंड करते हुए मन में सोचता है मेरी करंट कल्टीवेशन फाउंडेशन बिल्डिंग के 3rd लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी की डेस्टिनी उससे कहीं आगे है। किसी भी केस में मैं फाइनली अब बेकार नहीं हूँ। तभी हम देखते कि हमारे एमसी के रूम में एक लेटर लेते हुए बर्ड एंटर करता है। हमारे एमसी भी उसे देख लेता है और वो बर्ड उस लेटर को नीचे की ओर रखता है जिसके अंदर से एक रिंग भी निकलती है। उसको देखकर हमारे एमसी सोचता है ये मेरे मास्टर की इमोर्टल क्रेन है, क्या वो इस समय मेरे बारे में सोच रही है? फिर चेंग सिंह सोचता है मैंने अपने मास्टर को बहुत लंबे समय से नहीं देखा और मेरी मेमोरी में शायद ही उनके बारे में कोई जानकारी है। और वो उस लेटर को उठाते हुए सोचता है मुझे लगता है कि मेरे मास्टर मुझ जैसे यूजलेस पर्सन से बहुत डिसअपॉइंट है। और वो इसी के साथ उस लेटर को खोलता है। फिर हमारा एमसी और हम देखते हैं कि उस लेटर में से सुप्रीम स्वॉर्ड सेट के सेक्टर मास्टर याओ यूनिन का होलोग्राम बाहर आता है, जिसको देखकर चेंग सिंह सोचता है ये मेरे मास्टर का लेटर है, वह मुझ पर इतने एफर्ट क्यों लगाएगी? फिर वो होलोग्राम हमारे एमसी से बोलता है चेंग सिंह तुम मुझसे बहुत डिसअपॉइंट होंगे, जब तुम भटक गए मैं तुम्हारे साथ नहीं थी और इससे तुम्हारा कल्टीवेशन पाथ डिस्ट्रॉय हो गया। उसके मास्टर की ये बातें सुनकर हमारा एमसी मन में सोचता है तुमको पहले इतना अच्छा डिसाइपल होने का अप्रिशिएट नहीं था। फिर उसके मास्टर का होलोग्राम बोलता है तुम्हारे मास्टर होने के नाते मुझे एक गहरा पश्चाताप हो रहा है, लेकिन गंभीर मिस्टेक पहले ही हो चुकी है, इसलिए ये चीजें मैं सिर्फ तुमको ही सौंप सकती हूँ। फिर वो आगे बोलते हैं यहाँ एक एक्सीलेंट प्युआन पील है,
3 सुपीरियर स्वॉलिंग स्पिरिट पील्स और वो इमोर्टल स्वॉर्ड जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते थे लेकिन कभी बाहर नहीं निकाल पाए। ये सब पाकर हमारा एमसी उससे बोलता है थैंक यू मास्टर, और वो मन में सोचता है आप रियली एक अच्छे मास्टर है। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने उस स्वॉर्ड और उस पील को हाथ पे पकड़ा हुआ होता है। फिर उसकी मास्टर उससे बोलती है हालांकि ये आइटम स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन ये तुम्हारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और वो बोलती है प्लीज हम्बली रहो और पहले की तरह दिखावा मत करना। फिर हमारा एमसी उसकी मास्टर को बोलता है मैं सू चेंग सेंग अपनी मास्टर की एक्सपेक्टेशन को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं कि उसके मास्टर का होलोग्राम वहां से डिसअपेयर हो रहा होता है और वो डिसअपेयर होते होते बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे रात में बेडरूम में कपड़े बदलते हुए छुप कर देखा करते थे, इसलिए प्लीज फ्यूचर में ऐसा करना बंद कर दो नहीं तो तुम मर जाओगे। फिर अपनी इतनी तारीफ सुनकर हमारा एमसी मन में सोचता है उप्स ये बंदा सच में। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को देखते हुए मन में सोचता है अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस ओनर, अगर तुम्हारा गोल स्वॉर्ड मैजिशियन था तो तुमने झांकने की हिम्मत क्यों करी। मास्टर बहुत उदार है, उन्होंने न केवल मुझे वैल्यूएबल एलेक्सर्स दिए बल्कि उन्होंने मुझे ये स्वॉर्ड भी दी। और वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि मास्टर ने ये स्वॉर्ड साउथ के एंशिएंट टॉम से ऑब्टेन करी है और कोई भी इसका क्लेम करने के लिए एबल नहीं है। झाओ शू का फ्यूचर देखने के बाद मुझे पता चला कि इस स्वॉर्ड में एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है और सिर्फ झाओ शू ही इसे पूरी तरह से अनलॉक कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि चेन सेंग को यार्ड में से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है, उसको सुनकर वो हमारा एमसी सोचता है कि बाहर से इतनी आवाजें क्यों आ रही है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर झाओ फैमिली के लोग आए हुए होते हैं, इसी कारण शोर हो रहा होता है। फिर झाओ क्लैन का एल्डर सू फैमिली के लोगों से बोलता है मैं चेन सेंग के साथ एक फ्रेंडली मैच करने के लिए झाओ क्लैन के यंग जनरेशन के यंग टैलेंट को लाया हूँ। सू फैमिली के ड्यूक इतना रेसिस्ट क्यों कर रहे हैं। फिर हमारे एमसी का फादर उन सभी से चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम सू फैमिली के यंग मास्टर को ही चैलेंज करना चाहते हो। और वो मन में सोचते हैं हालांकि मैं नहीं जानता कि झाओ गर्ल ने किस तरह से ब्रेक थ्रू करा। अगर झाओ फैमिली को पता चला कि चेन सेंग एक क्रिपल है तो उसके पास फीमेल कल्टीवेटर्स द्वारा रिपेयर करवाने का बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। झाओ फैमिली डेफिनेटली हॉस्टाइल हो गई है और ये तब खत्म हो जाएगा। तभी सू फैमिली का एक एल्डर आगे आते हुए हमारे एमसी के फादर से बोलता है क्योंकि चेन सेंग ने बाहर आने से मना कर दिया इसलिए हमारे पास फोर्स का यूज करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहाँ बाहर आते हुए उन सभी से बोलता है कौन मुझे चैलेंज करना चाहता है। तभी झाओ फैमिली का एक बंदा बोलता है ये वो है। उस बंदे को देखकर हमारे एमसी मन में सोचता है झाओ फैमिली मुझे इस समय पर चैलेंज करना चाहती है, वो शायद मुझे टेस्ट करना चाहती है कि क्या मेरे पास अभी भी अपनी कल्टीवेशन है कि नहीं। ऐसा लगता है कि इन लोगों को डाउट है कि मैं झाओ शिव के वर्दी हूँ कि नहीं। फिर हम देखते हैं झाओ जी हमारे एमसी की ओर आगे बढ़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते से ही हमारे एमसी से कहता है सू चैंग सेंग क्या तुम मुझसे मैच लड़ना चाहते हो। ये सुनकर हमारे एमसी से बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये नेसेसरी है। ये सुनकर हमारे एमसी के फादर को देखकर ऐसा लगता है कि वो डिसअपॉइंट होकर मन में सोचता है कि वेल ये ऐसा एक्सपेक्ट था कि चेन सेंग वेस्ट है। सामने का नजरा देखकर झाओ क्लैन का एल्डर मन में सोचता है र्यूमर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बच्चा सच में यूजलेस है। फिर हम देखते हैं झाओ जी को जो कि हमारे एमसी के सामने इतराते हुए बोलता है वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहेगा। ये सुनकर हमारा एमसी गुस्से में उससे बोलता है तुमने मेरे वर्ड के मीनिंग को कुछ गलत ही ले लिया, अदरवाइज मैं अगर फाइट करूंगा तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। हमारे एमसी की ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर झाओ जी हमारे एमसी से बोलता है क्योंकि यंग मास्टर सू बहुत कॉन्फिडेंट है तो क्या तुम मेरे साथ मार्शल अरेना में जाने का तैयार हो। ये सुनकर चेन सेंग उससे बोलता है श्योर, अगर तुम हारना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को पूरी करूंगा। हमारे एमसी की बात सुनकर उसका फादर एक सर्वेंट से बोलता है जल्दी जल्दी जाकर एल्डर यांग को यहाँ पर बुला के लाओ। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हमारे एमसी और झांग जी को एक मार्शल अरेना में दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी फाइट होने वाली है। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं, सभी लोग उनको देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का फादर एक एल्डर से बोलता है चेन सेंग स्वाभाविक रूप से जिद्दी है, मुझे डर है कि वो सिर्फ अपनी इज्जत के खातिर यहाँ पर मर जाएगा, हम बाद में एल्डर यांग को परेशान करेंगे। वो एल्डर शांत होकर खड़ा रहता है और मुस्कुराते हुए हमारे एमसी के फादर से बोलता है चिंता मत करो। फिर हम देखते झाओ जी हमारे एमसी से बोलता है सू चेंग सेंग क्या तुमको याद है कि तुमने मेरे साथ पहले क्या किया था। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे हेम्यूलेट करा था, तुमने मुझे वेस्ट कहा था और मेरे एक दांत को भी तोड़ दिया था। हमारे एमसी उसकी ये बातें सुनकर परेशान होते हुए उससे बोलता है मुझे ये याद नहीं। और वो मन में सोचता है यह आदमी जब भी कमजोर लोगों को देखता था तो उसे धमकाने लगता था और अनगिनत बार लोगों को पीटता था, उसे कौन याद रख सकता है। ये सुनकर झाओ जी हमारे एमसी से बोलता है तुम कमीने, भले तुमने तुम्हारी कल्टीवेशन खो दी लेकिन तुम अब भी एरोगेंट हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। और वो अपनी स्वॉर्ड के बारे में बताता है ये मीडियम ग्रेड का स्पिरिट स्वॉर्ड है। ये देखकर हमारे एमसी के फैमिली वाले हैरान होते हुए बोलते हैं झाओ फैमिली के पास एक्चुअली में एक स्पिरिट स्वॉर्ड है, उन्होंने प्रोबेबली अपने खजाने को खाली कर दिया। तुम इसके अपीयरेंस से इसके बारे में नहीं बता सकते लेकिन ये डेफिनेटली एक मीडियम ग्रेड से ज्यादा का नहीं है। आखिर चेन सेंग की स्वॉर्ड की क्वालिटी क्या है। फिर झाओ जी हमारे एमसी से बोलता है जूनियर ब्रदर सू प्लीज अपनी स्वॉर्ड को निकालिए। ये सुनकर हमारे एमसी से बोलता है
झाओ जी बेटर होगा कि तुम अपनी स्वॉर्ड को ना निकालो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। ये बातें सुनकर झाओ जी हमारे एमसी से बोलता है, सू चेंगसेंग बकवास बातें करना बंद करो और अपनी हार को मान लो। और वो ये कहने के साथ ही हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। वहाँ पर लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज से ब्लड सिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट किया है। झाओ जी सच में स्ट्रॉन्ग है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ ये स्वॉर्ड ब्लड सिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक के साथ एक्सट्रीमली कंपैटिबल है, इसकी पावर प्रोबेबली डबल है। झाओ जी हमारे एमसी की ओर अटैक करते हुए बोलता है, सू चेंगसेंग आप इसे फिनिश करते हैं। उसको देखकर हमारे एमसी सोचता है, मैं सिर्फ ट्रिपल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर हूँ और हमारे बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, और अगर मैं कम अंतर से हारता या जीतता हूँ तो झाओ शिउ डेफिनेटली सस्पिशियस होगी। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे हाथों में चेंगसेंग की स्वॉर्ड है। हालांकि सिर्फ झाओ शिउ ही इस स्वॉर्ड को यूज कर सकती है। फ्यूचर में मैंने देखे गए ड्रीम के अकॉर्डिंग मैं स्टील रिस्ट्रिक्शन को एक्टिव कर सकता हूँ। फिर चेंगसेंग उसके हाथ में रखी स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और उस स्वॉर्ड की थोड़ी सी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जितनी पावर्स को वो एक्टिवेट कर सकता था। और इसी के साथ वो उस स्वॉर्ड को अपने आगे करते हुए झाओ जी के अटैक को उस स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। उन दोनों की स्वॉर्ड को टकराने के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे झाओ जी की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो दूर जाते हुए उड़ता है, लिटरली उड़ ही जाता है। और उसको अपने ऊपर से जाते हुए देख उसके नीचे मौजूद उसके क्लैन के लोग उसको बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। ये सभी अपने आंखों के सामने होते देख झाओ फैमिली का एक एल्डर सोचता है, उसके स्वॉर्ड के इम्पैक्ट के कारण झाओ जी उड़ता चला गया। आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड की स्ट्राइक थी? ये देखकर हमारे एमसी का फादर मन में सोचता है, सच में सू चेंगसेंग यूजलेस होने से कोसों दूर है। और उसका फादर खुश होते हुए मन में सोचता है, चेंगसेंग ने एक्चुअली अपनी ट्रू एबिलिटी को छुपाया। फिर हमारे एमसी बड़े ही एटीट्यूड में वहाँ सभी से बोलता है, यहाँ पर कोई और है जो मेरे साथ फाइट करना चाहता है। झाओ फैमिली का एल्डर बोलता है, अरे नहीं नहीं आप तो बुरा मान गए, हम देखते हैं। पीछे से झाओ शिउ भी आ रही होती है और झाओ शिउ वहाँ पर आते हुए उनसे गुस्से में बोलती है, ग्रैंड एल्डर झाओ जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर हम देखते कि वो ग्रैंड एल्डर घबराते हुए शिउ से बोलता है, मिस हम तो यहाँ पर बस एक चेंगसेंग के साथ में फाइट करने आए थे। फिर झाओ जी बोलता है, हाँ सिर्फ एक ही मूव के साथ मैं हार गया। और बस ये सुनने की देर थी। शिउ अपने स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए उनसे गुस्से में बोलती है, सू चेंगसेंग को ऑफेंड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सभी को मार डालूंगी। शिउ का ये बर्ताव देखकर हमारे एमसी उससे बोलता है, शिउ काम डाउन, मैं इसे ऑफेंड की तरह कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पैरिंग सीजन था। और वो स्वॉर्ड को शिउ की ओर थ्रो करते हुए बोलता है, और हाँ ये स्वॉर्ड भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये देखकर हमारे एमसी के फैमिली वाले एकदम हैरान, वो मन में सोचते हैं कि उसने ये पावरफुल वेपन उसे ऐसे ही दे दिया, और बस कुछ ऐसा ही बोल रहे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। शिउ स्वॉर्ड को पकड़ती है और मन में सोचती है, ये स्वॉर्ड मुझ पर इतने परफेक्ट शूट कैसे कर रही है? ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ही कोई पार्ट है। फिर उस स्वॉर्ड को देखकर भाई जी शिउ से बोलती है, ये व्हाइट एम्बरर की स्वॉर्ड एम्ब्रियो है, एक डिवाइन रैंक का स्पिरिचुअल वेपन। ये नेचुरली तुम्हारे साथ बहुत कंपेटेबल है। मुझे नहीं पता कि उसने ये कहाँ से ढूंढी, लेकिन प्रोबेबली वो कुछ एंशिएंट इमोर्टल रूइंस में गया होगा। उसने उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए होंगे। ये सुनकर शिउ मन में सोचती है, एक डिवाइन ग्रेड का वेपन, ये एक ट्रेजर है, उसने इसे खुद के लिए नहीं रखा और उसने मुझे दे दिया। फिर शिव हमारे एमसी से पूछती है, क्या ये स्वॉर्ड मेरे लिए है? ये सुनकर हमारे एमसी उससे बोलता है, हालांकि इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा, लेकिन हर चीज इसके वर्दी थी। और वो पीछे पलटकर झाओ क्लैन के मेंबर्स को देखता है, जिसके कारण वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और वो फिर मुस्कुराते हुए उन सभी से बोलता है, झाओ बो और अदर्स, बहुत ज्यादा टाइम हो गया एक दूसरे को देखे को, तो चलो अंदर चलो और मेरे साथ चाय पियो। हमारे एमसी के मुंह से ये सभी बातें सुनकर वहाँ पर वो सभी लोग सोच रहे होते हैं, हाँ क्या सू चेंगसेंग को किसी घोष ने पोजेस कर लिया है? ये इतना पोलाइट क्यों है? ये तो बहुत अजीब है। जब कोई सी चीज अब नॉर्मल होती है तो वहाँ पर शायद डीमन होता है, तो मुझे अपनी लाइफ के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर हमारे एमसी बोलता है, शिव तुमको भी आना चाहिए। और फिर वो एल्डर बीच में बोलता है, नहीं नहीं हमें वापस जाना चाहिए और हमको झाओ जी के इंजरीज को भी तो हील करना है, तो हम यहाँ से पहले निकलते हैं। तभी हम देखते हैं शिव हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए आगे जाते हुए उससे बोलती है, उन पर ध्यान मत दो, चलो अपने काम पर ध्यान देते हैं, मैं अभी भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। झाओ शिव को इस तरह देखकर हमारे एमसी मन में सोचता है, सब कुछ खत्म हो गया, ये लड़की वापस से येंडरे में बदल गई। हम देखते हैं झाओ शिव ने उसके सभी फैमिली मेंबर को इग्नोर कर दिया होता है। उनको जाते देख झाओ फैमिली के मेंबर बात करते हैं, ओ माय गॉड र्यूमर्स एक्चुअली में सही है। दूसरा बंदा बोलता है डुअल कल्टीवेशन फिजिक। तीसरा बंदा बोलता है, हाँ अदरवाइज शिव ऐसा दिन के उजाले में नहीं चाहेगी, चलो चलो उनको परेशान नहीं करते हैं। अरे भाई ये क्या क्या समझ रहे हैं यार। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी का फादर एक एल्डर से बोलता है, चेंगसेंग ने अपनी कल्टीवेशन को बहुत अच्छी तरह से छुपाया। फिर वो एल्डर बोलता है, हाँ ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बदल गया है। फिर उसका फादर बोलता है, मुझे
कुछ उसी तरह महसूस हो रहा है। फिर वो एल्डर बोलता है उसने अभी झाओ फैमिली मेंबर्स को चाय के लिए इनवाइट करा, ये अनइमेजिनेबल था। फिर हम देखते हैं कि झाओ शिव ने हमारे एमसी को चेयर पर बिठा दिया होता है और वो उसके पास आते हुए उससे बोलती है, चेन सिंह तुमने ये स्वॉर्ड मेरे लिए ढूंढने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मेरे पास तुम्हें रिपे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसा होगा कि मैं खुद को तुम्हें ऑफर करूं। हमारा एमसी जो कि वहाँ मासूम प्राणी बन के बैठा होता है वो उससे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नेसेसरी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि झाओ शिव गुस्से में और साथ ही साथ अपने कपड़े उतारते हुए हमारे एमसी से बोलती है, चेन सिंह मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि शिव हमारे एमसी पे चढ़ जाती है और हमारे एमसी की नजर उसके अरमानों पर ही होती है और वो उधर ही देखते हुए सोचता है, ये लड़की बहुत चंचल है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लव सीख के लास्ट स्टेज पर हो, और अगर ऐसी ही बात है तो। फिर हमारा एमसी जोश में आ जाता है। फिर शिव हमारे एमसी से बोलती है, चेन सिंह क्या तुम जानते हो कि मैं तुमको कितना मिस करती हूँ। और हम देखते हैं कि चेन सिंह के इस कमरे के बाहर से एक एल्डर गुजर रहे होते हैं, वो इनकी बातें सुनते हैं। हालांकि कल रात हम साथ थे, किसी कारण से मैं अभी भी तुमसे मिलने आना चाहती हूँ। फिर वो एल्डर हैरान होते हुए मन में सोचता है, वो र्यूमर्स सच है, यंग मास्टर के पास सच में दूसरों को डुअल कल्टीवेशन में असिस्ट करने की एबिलिटी है। और इसी के साथ वो एल्डर वहाँ से तेजी से निकलते हुए मन में सोचता है, हमें इस बारे में मास्टर को जल्दी से इन्फॉर्म करना होगा। मेंशन की प्रॉब्लम फाइनली रिसॉल्व हो गई है, ये बहुत अच्छा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके बीच में सिस्टम शुरू होने ही वाला था, तभी बाइस बीच में बोलती है, शिव रुक जाओ, तुम अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती। और वो आगे शिव से बोलती है, अगर तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने से पहले अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दोगे तो तुम्हारी सारी इनहेरिटेंस वेस्ट चली जाएगी। फिर शिव टेलीपैथी के थ्रू बाइसी से बोलती है, तो ये कुछ ऐसा है। फिर बाइसी उससे बोलती है, हाँ इमोर्टलिटी का पाथ अभी बहुत लंबा है, यंग मास्टर चेन सिंह सच में तुमको बहुत लाइक करता है, तो तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और तुम क्या हमारा यहाँ आने का ओरिजिनल पर्पस भूल गई हो। शिव उससे बोलती है, ठीक है। अरे शिव के चेहरे को तो देखो, अलग दिख रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर तभी शिव हमारे एमसी से बोलती है, चेन सिंह अचानक से मेरे मन में तुमसे पूछने के लिए कल्टीवेशन क्वेश्चन आया है। ये सुनकर हमारे एमसी कुछ बोल पाता, तभी शिव उसका माउथ बंद कर देती है। उसकी इन हरकतों को देखकर हमारे एमसी मन में सोचता है, ये लड़की किताब पलटने से भी ज्यादा तेजी से अपना एटीट्यूड बदल देती है। और वो सोचता है, इसे भूल जाओ, ये अभी ठीक है, असल में सच्चाई सामने आने पर उसके साथ शामिल होने से जल्दी मौत हो सकती है। लेकिन मुझे सच में नैनसेन सोल स्टेज के कल्टीवेशन इश्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर हमारे एमसी उससे बोलता है, कितना ब्यूटीफुल मोमेंट था कल्टीवेशन इश्यू पर डिस्कस करना शायद। फिर शिव बोलती है, चेन सिंह मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में कुछ तो मिसिंग है। चेन सिंह तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, राइट? फिर हमारे एमसी को देखते हुए शिव और बाइजी सोचती है, उसे पता होना चाहिए। फिर हमारा एमसी सोचता है, ऐसा लगता है कि झाओ शिव और उसके रिंग में मौजूद वुमेन बाइजी मुझ पर अभी भी ट्रस्ट नहीं करती है। फॉर्चुनेटली मैंने झाओ शिव का फ्यूचर देखा है और मुझे पता है कि वो क्या है। और फिर हम देखते हैं कि वो शिव के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को अपने चेस्ट पे रखते हुए बोलता है, व्हाइट एम्परर की ब्लड लाइन को अवेकन करना मोर्टल बॉडी को डैमेज देता है, तो तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारी फिजिक को रिस्टोर कर दे, जिसको लेने के बाद तुम ठीक हो जाओ। ये सुनकर शिव हैरान हो जाती है। फिर बाइजी शिव से बोलती है, शिव इसे अब और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सच में एक ट्रांसेंडेंट इंसान है जो रिइनकार्नेट हुआ है। फिर शिव हमारे एमसी से बोलती है, ओके चेन सिंह मैं समझ गई, मैं उस आइटम को ढूंढने चाहूंगी, इसमें समय लग सकता है। फिर हमारा एमसी बोलता है, कुछ समय कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो कहाँ है। ये सुनते से ही बाइजी और शिव हैरान होते हुए हमारे एमसी से पूछती है, तुम जानते हो? फिर हमारा एमसी बेड पे से खड़ा होते हुए शिव से बोलता है, ऑलमोस्ट ये वही टाइम है जब टॉप 10 होली लैंड से डिसेबल्स को रिक्रूट करेंगे। ये सुनने के साथ ही शिव हमारे एमसी से बोलती है, वो चीज होली लैंड है, कौन सा? फिर हमारा एमसी गुस्से में बोलता है, सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट। ये सुनते से ही शिव हैरान होते हुए हमारे एमसी से पूछती है, वो जिसने तुम्हें एक्सपेल किया था? फिर चेन सिंह उससे बोलता है, ये उनका फॉल्ट नहीं था। शिव हमारे एमसी के पास जाते से उससे बोलती है, चेन सिंह चलो मेरे साथ होली लैंड रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करो, मैं सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में जाकर तुम्हारे लिए जस्टिस की डिमांड करना चाहती हूँ। फिर हमारे एमसी उससे बोलता है, जस्टिस के साइड में मैं सच में सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट को विजिट करना चाहता हूँ। और वो मन में सोचता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है, सो मेंशन मुझे प्रोटेक्ट करने में एबल नहीं है, ये सेफ होगा झाओ शिव जैसे जीनियस के पीछे छुपना। हमारे एमसी के साथ में चलने वाली बात से झाओ शिव खुश हो जाती है और वो हमारे एमसी से बोलती है, ग्रेट चेंग सिंह एक्चुअली में मेरे साथ वर्ल्ड को घूमना चाहता है, एक फ्री स्पिरिट का जोड़ा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी गैदर होने लग जाती है। हमारा एमसी भी ये देखकर हैरान हो रहा होता है और वो देखते ही देखते हमारे एमसी की आंखों के सामने ही ब्रेक थ्रू कर लेती है। और हमारा एमसी हैरान होते हुए मन में सोचता है, व्हाट, मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, और क्या ब्रेक थ्रू करना इतना आसान है? बस कुछ वर्ड और ब्रेक थ्रू। उस ब्रेक थ्रू की एनर्जी देखकर बाहर खड़े सर्वेंट कुछ अलग ही समझ रहे होते हैं और एक उनमें से बोलता है, ओह माय गॉड, यंग मास्टर बहुत टेरिफाइंग है। दूसरा बंदा बोलता है, डुअल कल्टीवेशन का इफेक्ट पानी पीने जितना आसान है, मैं भी उनके साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। भाई ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, तुम एक मैन हो, क्या डुअल कल्टीवेशन है?
फिर झाओ शिव वहाँ से जाते हुए हमारे एमसी से बोलती है, चेन सेंग मैं जाके प्रिपरेशन करती हूँ, कल हम होली लैंड रिक्रूटमेंट इवेंट में चलेंगे। उसको जाते हुए देख हमारे एमसी मन में सोचता है, सच में इसका ब्रेक थ्रू मेरे लिए बेनिफिट है। मेरा माइंड अब व्हाइट एम्बरर टेक्निक के फर्स्ट लेयर के वॉल्यूम को कम्प्लीटली होल्ड करता है, तो इस केस में मैं थोड़ा कल्टीवेट कर लेता हूँ। और हम देखते कि हमारा एमसी वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। इसी के साथ हम देखते रात हो जाती है। फिर हमारा सीन शिव और बाइजी की ओर शिफ्ट होता है। शिव वहाँ पर बोलती है, हे मैं अभी भी फ्लावर्स को कंडेंस क्यों नहीं कर सकती। फिर बाइजी उससे बोलती है, तुमने अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है, इम्पेशेंट मत हो, स्टार्ट करने के बाद तुम नेचुरली फ्लावर्स को कंडेंस करने में एबल होगी। जब तक ये दुनिया को हिलाने में एबल व्हाइट एम्परर फ्लावर नहीं बन जाता तब तक जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शिव बाइजी से बोलती है, व्हाइट एम्परर टेक्निक सच में बहुत डिफिकल्ट है। फिर बाइजी उससे बोलती है, ये तो नेचुरल है, व्हाइट एम्परर टेक्निक व्हाइट एम्परर के जीवन भर की कल्टीवेशन है, ऑर्डिनरी पीपल इसे समझ भी नहीं सकते, इसे कल्टीवेट करने की क्वालिफिकेशन तो दूर की बात है। फिर बाइजी आगे बोलती है, तुम व्हाइट एम्परर या ब्लड लाइन में एक आउटस्टैंडिंग फिगर हो, एक दिन में व्हाइट एम्परर टेक्निक के कुछ पहलू को समझने में एबल हो, वह पहले से ही एक आश्चर्यजनक टैलेंट है। फिर शिव बाइजी से बोलती है, क्या कोई ऐसा है जो व्हाइट एम्परर टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर सकता है और एक ही दिन में फ्लावर कंडेंस कर सकता है। ये सुनते से ही बाइजी शिव से बोलती है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिना ब्लड लाइन के भले ही कोई जीनियस क्यों ना हो, वो कम से कम फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए 100 सालों का टाइम लेगा। फिर शिव बोलती है, आप क्या सोचती कि अगर मैं ये टेक्निक को चेंसेंग को दूं तो वो फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। ये सुनते से बाइजी कुछ सोचती है और फिर शिव से बोलती है, मैं सच में गेस नहीं कर सकती, लेकिन भले ही वो स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सालों का टाइम ले लेगा, क्योंकि व्हाइट एम्परर की इच्छा के रिकॉग्नाइजेशन के बिना कोई भी फर्स्ट लेवल पर ही अटका रहेगा। ये सुनते से ही शिव थोड़े दुखी होते हुए बोलती है, ओ ऐसा है, चेंसेंग प्रोबेबली व्हाइट एम्परर टेक्निक के लिए नहीं है। तभी हमारा सीन हमारे एमसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं वो व्हाइट एम्परर टेक्निक को ही कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके हाथ में एक फ्लावर भी आ चुका होता है, यानी उसने फ्लावर को कंडेंस कर लिया। फिर वो उस फ्लावर को देखते हुए मन में सोचता है, 1 घंटे से भी कम समय में मैं फर्स्ट लेवल के पीक पर पहुंच गया हूँ। ये व्हाइट एम्परर टेक्निक एक इमोर्टल टेक्निक होने का दावा करती है, क्या ये सच में इतना इफेक्टिव है। फिर हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर डिसाइपल रिक्रूटमेंट इवेंट के और का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि एल्डर्स और डायरेक्ट डिसाइपल्स आज सीनियर डिसाइपल्स की पोजीशन के मामले पर चर्चा करेंगे। दूसरा बंदा बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू चेंगसेंग के लिए भी कठिन समय होगा, उसने पहले तो हम पर एक नजर भी नहीं डाली। फिर हमें कुछ डिसाइबल्स को दिखाया जाता है जो कि बात करते हुए वहाँ की साफ सफाई कर रहे होते हैं। उनमें से एक डिसाइबल बोलता है, एग्जैक्टली, भले ही हम हैंडीमैन डिसाइबल्स है, फिर भी हमारे पास शाइन करने का एक मौका है। ये सुनकर दूसरा डिसाइपल बोलता है, जब तक कि वह यूजलेस पर्सन ना हो। हमें फिर वहीं पर ही मौजूद एक फीमेल डिसाइपल को दिखाया जाता है। हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये हैंडीमैन डिसाइपल शेन रुओ युआन है और वो बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए सीनियर ब्रदर चेन सेंग, क्या आप अब भी सेक्ट में रिटर्न आ रहे हैं। फिर हमें एल्डर्स की ओर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो एल्डर्स कुछ लोगों से बोल रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट इवेंट जल्दी शुरू होने वाला है, यहाँ पर सभी के असेंबली का पर्पस क्या है। फिर उनमें से एक एल्डर बोलता है, एल्डर वांग, आपके लिए एक्सटर्नल न्यूज पर अधिक ध्यान देना अच्छा होगा। आज की चर्चा उस चीज के बारे में है जो पूरी कैपिटल में वाइडली फैली हुई है, सू चेनसेंग की कल्टीवेशन को रिकवर करने का मैटर। ये सुनकर वो एल्डर बोलता है, कल्टीवेशन को रिकवर करना। फिर वो एल्डर बोलता है, वो एस्ट्रे में पड़ गया था, उसकी स्पिरिट वेन डिस्ट्रॉय हो गई है, ये इम्पॉसिबल है। फिर दूसरा एल्डर बोलता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सू चेनसेंग ने न केवल मिड लेवल नेंसेंट सोल स्टेज के ओपोनेंट को डिफीट करा, बल्कि एक क्रिपल वुमेन की भी कल्टीवेशन में हेल्प करी और उसको 3 दिन में नेंसेंट सोल स्टेज पर प्रमोट कर दिया। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी एल्डर्स बात कर रहे होते हैं। नेंसेंट सोल स्टेज अपने आप में एक प्रोफाउंड और कठिन प्रोसेस है, यहाँ तक कि एक टैलेंटेड पर्सन को भी इसमें कम से कम 100 साल लगेंगे। फिर कोई बोलता है, 3 दिन में नेंसेंट सोल स्टेज को अचीव करना दिन में सपने देखने के बराबर है। फिर उनमें से एक एल्डर बोलता है, भले ही उसके पास ये एबिलिटी हो तो वो हैंडीमैन डिसाइपल शेन रुओ युआन जिसे उसने खरीदा था इतने समय तक कल्टीवेशन करने में अनेबल क्यों रही है। फिर हमें हमारे एमसी के मास्टर को दिखाया जाता है जो उन सभी से बोलती है, सभी लोग शांत हो जाओ, आज की गैदरिंग का मैटर यहाँ पर रिक्रूटमेंट इवेंट के लेके है। और वो मन में सोचती है, चेनसेंग, तुम्हारे मास्टर होने के नाते मुझे तुमसे उम्मीद है कि ये जो सारे रूमर है वो सभी सच हो। फिर आधे घंटे बाद वो वहाँ से जा रही होती है और वो बोलती है, ठीक है तो जू हुआ सभी अरेंजमेंट को देख लेना। फिर हमें जू हुआ को दिखाया जाता है जो की डायरेक्ट डिसाइपल होता है। उसको देखकर एक डिसाइपल बोलता है, ऐसा लगता है कि एक बार सू चेंगसेंग के चले जाने के बाद सीनियर ब्रदर की पोजीशन जो हुआ के द्वारा ले ली गई है। फिर जो हुआ बोलता है, सू चेंगसेंग अपना रास्ता खो चुका है और बिना किसी मदद के कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अब से मैं सीनियर ब्रदर चेंगसेंग की जिम्मेदारी लूंगा। अगर मैं सू चेंगसेंग को दोबारा देखूंगा तो मैं उससे अपने सारे पिछले हिसाब पूरे कर लूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सुप्रीम सोर्ड सेट के वेलकम हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जीव हुआ बैठे बैठे चाय पी रहा होता है और वो एक डिसाइपल से बोलता है,
सीनियर ब्रदर बनने की फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल है। तभी उसके पास एक बंदा दौड़े दौड़े आता है और उससे कहता है सीनियर ब्रदर जू कुछ तो गलत हो रहा है। उसको देखकर जू हुआ बड़े ही रिलैक्स होकर उससे बोलता है आखिर क्या इतना बुरा है, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है सू चेनसेंग वापिस आ गया है। फिर जू हुआ हैरान होते हुए बोलता है सच में। फिर वो बंदा बोलता है ऐसा लगता तो है लेकिन कुछ ठीक नहीं है। फिर जू वहाँ पर खड़े होते हुए उस बंदे से चिल्लाते हुए बोलता है क्या ये सच है या फिर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है नहीं नहीं वो पर्सन कुछ ज्यादा ही सू चेंगसिंग जैसा दिख रहा है, लेकिन उसने कुछ चीजें खरीदी तो उसके लिए पैसे दिए। फिर जू उस बंदे से पूछता है क्या सू चेंगसिंग इस सुप्रीम सोर्स सेक्ट में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे देता था। वो बंदा अपना सिर हिलाते हुए बोलता है नहीं। फिर जू एक ईविल हंसी हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि जब से वो एक यूजलेस पर्सन बन गया है तब से वो एरोगेंट नहीं रहा। भले ही वो वापस आ गया हो तो क्या, अगर वो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करेगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि उसको दफनाने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। फिर हमें हमारे एमसी और शिव को दिखाया जाता है जो उस जगह पर आ चुके होते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए शिव से बोलता है शिव जब तुम बाहर हो तो इतनी कॉजली अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत किया करो। हाई प्रोफाइल ऐड करना तुम्हारे लिए बहुत सारी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और ये तुम्हारे लिए एनिमीज को बनाता है। फिर शिव से बोलती है लेकिन मुझे लगता है कि चेंसेंग के मेरे साथ होने पर मुझे पहले की तरह सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हमारे एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है मेरे पहले से ही कई दुश्मन है, अगर तुम परेशानी पैदा करती हो तो वास्तव में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं होगी। फिर वो शिव से बोलता है स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकता। चलो भाई जी ने जो तुमको स्पिरिचुअल टेक्निक का एक सेट दिया है जो तुम्हारे ऑरा को छिपा सकता है कंपटीशन में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ये समझना इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेंथ को कैसे छिपाया जाए। ये सुनते से ही शिव हमारे एमसी से बोलती है वाओ चेंसेंग तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। फिर भाई जी शिव से कहती है ये सही कह रहा है, हम दोनों में से कोई भी तुम्हें लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं तुमको कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक सिखाती हूँ। फिर हमारे एमसी शिव से बोलता है हाँ मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है और कौन तुम्हारी परवाह करेगा। और मन में सोचता है अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो भाई शिव ने जो इमोर्टल टेक्निक जाओ शिव को सिखाई मैं भी एक साथ सीख सकता हूँ। हालांकि मैंने व्हाइट एम्ब्रॉयडर टेक्निक की फर्स्ट लेयर को सीख ली है, रिक्रूटमेंट इवेंट शुरू होने वाला है और मुझे अपनी आस्तीन में एक और इक्का रखने की जरूरत है। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। किसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था तो 2024 में वीडियो लगातार आती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल बनना होता है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।